हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार का नाम याद आते ही देखिए आपके मन में एक प्रश्न भी आया होगा कि ये कौन से प्रकार का क्रियाकलाप है। तो देखिए आपको मैंने 5 प्रकार के क्रियाकलाप पढ़ाए, जिनमें से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ। इसी तरह से देखिए पांचवा जो क्रियाकलाप था जिसे कहा जाता है पंचम क्रियाकलाप। तो हमने कितने क्रियाकलाप पढ़े थे? 5 पढ़े थे पूर्व के अध्याय के अंदर। और देखिए इन क्रियाकलापों में से परिवहन एवं संचार कौन से प्रकार का क्रियाकलाप है। तो बच्चों जल्दी से इसे याद करिए, कौन से प्रकार का क्रियाकलाप है। आपको याद भी आया होगा तृतीयक प्रकार के क्रियाकलाप, अर्थात तृतीय क्रियाकलाप के अंदर क्या आती हैं? सेवाएं आती हैं। और सेवाओं के अंतर्गत ही क्या आता है? परिवहन एवं संचार। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं परिवहन एवं संचार के अंदर कौन सा परिवहन पढ़ेंगे? हम स्थल परिवहन, और स्थल परिवहन के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे? सड़कों को पढ़ेंगे, अर्थात सड़क। तो इसी तरह से देखिए आज आप तैयार हो जाइए परिवहन के साधनों के बारे में, परिवहन के मार्गों के बारे में पढ़ने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूं और चित्र है परिवहन एवं संचार। तो यहां आप देख रहे हैं परिवहन के विभिन्न साधन, जिनमें से आप देखिए यहाँ एक ट्रेन है, उसके अलावा देखिए कुछ कारें हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं एक वायुयान है, उसके बाद एक ट्रक है और एक जलयान है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के आपने परिवहन के साधनों का चित्र के रूप में देखा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? परिवहन के साधन हैं। अब ये जो परिवहन के साधन है, तो देखिए बच्चों आपके मन में क्वेश्चन भी आया होगा कि ये जो परिवहन के जो साधन हैं अलग अलग प्रकार के क्यों हैं। तो आज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, जो ये परिवहन के साधन हैं अलग अलग क्यों हैं। क्योंकि कुछ तो स्थल पर चलने वाले हैं, तो कुछ देखिए वायुमंडल के अंदर या हम कहें वायु मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, और कुछ कैसे हैं? जल मार्गों का अनुसरण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिवहन के बारे में। तो देखिए परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। तृतीयक व्यवसाय के अंदर भी देखिए, या हम कहें तृतीयक जो गतिविधियां थी, अपने क्रियाकलाप थे, उसके अंदर भी हमने परिवहन को पढ़ा। और यहां पर भी देखिए हम परिवहन को पढ़ रहे हैं। अर्थात परिवहन क्या है? परिवहन क्या है? व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने का काम करने वाले क्या है? साधन होते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कोई एक प्रकार के साधन का प्रयोग नहीं करते, विभिन्न प्रकार के साधनों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और देखिए बच्चों इसमें परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। तो यहां देखिए तृतीयक व्यवसायों का संबंध था सेवाओं से, और परिवहन भी किस में आता है? सेवा उद्योग के अंतर्गत आता है। आगे देखिए मैंने आपको एक चित्र दिखाया है परिवहन जाल का। यहां पर देखिए विभिन्न सड़क मार्ग दिखाए गए हैं, और जब विभिन्न देखिए सड़क मार्ग होते हैं या उनकी हम कहते हैं विभिन्न श्रेणियां आकर जब मिलती हैं, तो उनसे एक जाल बनता है, और उसी जाल को कहा जाता है परिवहन जाल, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और देखिए परिभाषा के रूप में यदि हम देखें, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। यानी विभिन्न देखिए जो मार्ग होते हैं जब आकर मिलते हैं, और मिलने से जो जाल बनता है उसी जाल को क्या कहा जाता है? परिवहन जाल कहा जाता है। तो ये एक परिवहन जाल का क्या है? हमारे पास चित्र है। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं परिवहन के देखिए कौन कौन से मार्ग हैं। उनमें से देखिए उन मार्गों में से कुछ नवीन मार्ग भी देखिए हमें मिलेंगे, तो कुछ कैसे मिलेंगे? प्राचीन मार्ग भी हमें यहां पर मिलेंगे। तो यहां परिवहन की विधाएं बताई गई हैं। सबसे पहले देखिए जो विधा बताई गई है वो है स्थल। कौन सा परिवहन है? स्थल परिवहन। कौन सा परिवहन आता है? स्थल परिवहन। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आता है जल परिवहन। जल परिवहन। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वायु परिवहन।
और अब देखिए एक नवीन और आ गया है अपने इसके अंदर जो परिवहन, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, जिसका नाम क्या है, पाइपलाइन परिवहन। इस प्रकार से परिवहन की कितनी विधाएं हैं, 4 विधाएं हैं। एक तो स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा कौन सा है, पाइपलाइन। इस तरह से देखिए 4 विधाएं हैं और चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। और यहां पर यदि हम बात करें स्थल की, स्थल के ऊपर देखिए 2 तरह के परिवहन हैं। और स्थल के अंदर कौन कौन से परिवहन आते हैं, एक तो सड़क और दूसरा रेल। उसके अलावा जल परिवहन में जलयान आते हैं और वायु परिवहन में वायु मार्गों की बात करेंगे, वायुयान की हम बात करेंगे। और एक जो नया आधुनिक है जिसका नाम क्या, पाइपलाइन। और पाइपलाइन के माध्यम से देखिए हम तरल वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते हैं, या गैसीय जो देखिए हम बात करें गैसीय रूप के अंदर भी हम इसका क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। आगे देखिए इसमें किसी विधा की सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। तो देखिए महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, एक तो परिवहन की लागत और दूसरी यदि हम बात करें उसकी उपलब्ध विधा कि कौन सी विधा उपलब्ध है। जो 4 विधाएं हमने पढ़ी, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन, इनमें से कौन सी विधा तो उपलब्ध है और उसकी लागत क्या है। ये दोनों चीजें क्या करते हैं, परिवहन सेवाओं को प्रभावित करती हैं। जैसा कि आगे लिखा है, वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए जो भारी वस्तु होती है उनका परिवहन किससे किया जाता है, जलयानों से। उसके बाद लिखा है, कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी होता है। छोटे छोटे यदि हम क्षेत्रों की बात करें, एक घर से दूसरे घर को जोड़ने के लिए देखिए न तो रेल मार्ग होते हैं, न जल मार्ग होते हैं और न वायु मार्ग होते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता कौन सा परिवहन मार्ग होता है, सड़क मार्ग होता है। और आगे देखिए, किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल जो देखिए सर्वाधिक अनुकूल साधन है। तो देखिए लंबी दूरी के लिए किसको बताया गया, रेल परिवहन। और भारी वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए जलयान। और छोटे छोटे मार्गों को अपनाने के लिए कौन सा होता है, सड़क मार्ग। उसके बाद देखिए उच्च मूल्य वाली, हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। तो याद रखना, यहां पर देखिए आप लोगों को जो बताया गया है, यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देखिए यहां पर यदि एक बात कर रहे हैं हम लागत और उपलब्ध विधा, इन दोनों के आधार पर कि सस्ता कौन सा परिवहन होगा और अच्छा कौन सा होगा। सबसे पहले बात की हमने जलयान। जलयान में कौन सी वस्तुएं होती हैं, जो भारी होती हैं और दूसरे देशों में देखिए आयात और निर्यात करने के काम। उसके बाद देखिए आया था सड़क परिवहन यानी सड़क मार्ग। सड़क मार्ग देखिए छोटे छोटी जो सेवाएं हैं उनके लिए, यानी हम कह सकते हैं कम दूरी के लिए कौन सा अच्छा रहता है, सड़क मार्ग। और उसके बाद देखिए अपने इसमें था लंबी दूरियों के लिए किसके लिए कहा गया है, रेल मार्ग। और उसके बाद देखिए उच्च मूल्य वाली, हल्की और जल्दी देखिए समाप्त होने वाली या खराब होने वाली वस्तुएं जिन्हें कहा जाता है नाशवान वस्तुएं, इनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वायु मार्गों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप देख चुके हैं यहां पर लागत और उपलब्ध विधाएं किस तरह से प्रभावित करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंदर देखिए मैंने 4 चित्र दिखाए गए हैं और इन चारों चित्रों को बच्चों ध्यान से देखिए। 2 तो देखिए परिवहन के ऐसे साधन आपको दिखाए गए हैं या ऐसे परिवहन का रूप दिखाया गया है या विधाएं दिखाई गई हैं जो क्या है, प्राचीन है। और कुछ नवीन विधाओं को भी यहां पर दिखाया गया है। तो पहले नंबर पर चित्र पे आप देखिए सड़क मार्ग, दूसरे पर रेल मार्ग और तीसरे पर पाइपलाइनें और चौथे नंबर पर देखिए एक नया और आता है जिसका नाम है तार मार्ग। इस तरह से ये चारों देखिए कहां पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, जिनका हम एक एक करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सड़क पढ़ेंगे, उसके बाद रेल लाइनें और उसके बाद हम पाइप लाइनें और तार मार्गों का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो यहां देखिए
स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों एवं तार मार्गों को रखा जाता है। यदि पेपर में पूछा जाता है आपसे नवीनतम कौन कौन से स्थल मार्ग हैं और स्थल परिवहन के यदि बारे में पूछा जाए नवीनतम, तो एक तो पाइपलाइन और दूसरा कौन आता है हमारे पास, तार मार्ग। देखिए इसमें आते हैं। एक और याद रखना बच्चों, इसके अंतर्गत ये जो राजमार्ग लिखा है इसी को कहा जाता है नेशनल हाईवे, एनएच भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेशनल हाईवे, और हिंदी में क्या कहते हैं हम, राजमार्ग। तो इस तरह से देखिए अब नए नए आए दिन देखिए हाईवे बनाए जा रहे हैं। ये भी क्या है, हमारी नवीन विधाएं हैं। तो इस तरह से हमें इनको देखना है कि कौन सी प्राचीन विधाएं, सड़क और रेल तो प्राचीन हो गए और पाइपलाइन और तार मार्ग कैसे हो गए, नवीन हो गए। अब आपने बच्चों इनमें से देखिए कभी घूमने गए होंगे माता पिता के साथ, तो हो सकता है आपने तार मार्ग को देखा होगा वहां पर, और उनकी जो ट्रोलियां हैं इनके अंदर भी आप बैठे होंगे। इसी तरह से पाइपलाइनों को भी आपने देखा होगा, चाहे इसमें गैस की हो या तरल पदार्थों के आवागमन के लिए हो, या और देखिए अपने शहरों के अंदर हम देखें कि पानी की पाइपलाइनें भी होती हैं, तो उसके अंदर देखिए तरल रूप से किसका प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह होता है। तो अब सबसे पहले देखिए हम इनकी बात करते हैं स्थल के ऊपर। स्थल के ऊपर देखिए सबसे पहले जो परिवहन जो होता था वो मानव द्वारा किया जाने लगा, और मानव द्वारा देखिए जो परिवहन होता था उसमें किसी और देखिए परिवहन मार्ग की सहायता नहीं ली जाती। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पालकी में एक महिला बैठी है और उसके बाद देखिए पुरुषों द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। उसके बाद दूसरा चित्र देखिए, मानव के बाद दूसरा आ जाते हैं हमारे पास पशु, और पशुओं को भी हम परिवहन के रूप में, कार्य के रूप में हम लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऊंटों के ऊपर बैठकर लोग एक स्थान से कहां पर जा रहे हैं, दूसरे स्थान के ऊपर। तो ऐसे कौन कौन से पशु हैं जिनसे देखिए हम बोझा ढोने का काम भी करते हैं या उन्हें परिवहन के रूप में भी काम में लेते हैं। तो कुछ मैंने आपको चित्र दिखाए गए, 3 पशुओं के चित्र हैं। एक पशु का नाम तो देखिए खच्चर है, दूसरा आप देखेंगे ऊंट, और तीसरा एक है रेंडियर। और 3 अलग अलग क्षेत्रों के रूप में देखिए इन्हें परिभाषित भी किया गया है। और आप देखिए इनमें से किसी ना किसी को जरूर आपने देखा भी होगा बोझा ढोते हुए कभी ना कभी। तो हम बात करते हैं देखिए पहाड़ी क्षेत्र यानी पर्वतीय क्षेत्र की। यदि हम बात करें पर्वतों के ऊपर चढ़ने के लिए, बोझा ढोने के लिए देखिए हम किसको काम में लेते हैं, खच्चरों को काम में लेते हैं। दूसरा देखिए हिमाच्छादित क्षेत्र, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, और हिमाच्छादित या बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में परिवहन करने के लिए देखिए हम किसको काम में लेते हैं, यहाँ पर रेंडियर को काम में लिया जाता है। और दूसरा आप देखिए रेंडियर द्वारा एक गाड़ी को भी खींचा जा रहा है। इस गाड़ी को कहा जाता स्लेज। क्या कहा जाता है इस गाड़ी को, स्लेज कहा जाता है। बर्फीले क्षेत्रों के अंदर देखिए हम इसको काम में लेते हैं। और देखिए बच्चों यहां पर देखिए रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता ऊंट, और ऊंट के द्वारा भी बोझा ढोने के लिए देखिए उसकी गाड़ी, और इसी तरह बैल को भी देखिए हम काम में लेते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज देखिए कौन से क्षेत्रों में मिलता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशेषकर, या मैदानी क्षेत्रों के अंदर देखिए परिवहन के रूप में हम किसको काम में लेते हैं, ऊंट। और बर्फीले क्षेत्रों में रेंडियर, और उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर खच्चर को काम में लिया जाता है। तो ये बोझा ढोने वाले क्या है, पशु। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं बच्चों, पहले मानव ने परिवहन करना प्रारंभ किया, बाद में पशुओं को काम में लिया, और पशुओं के साथ साथ फिर उनके पीछे क्या लगा दी गई, गाड़ियां लगा दी गई। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ और उनसे गाड़ियां। अब इसके बाद देखेंगे आधुनिक युग के अंदर देखिए जब से इंजन का आविष्कार हुआ है तब से देखिए हमारे रूप और बदल गए। पशुओं की जगह हम किसको काम में लेने लगे हैं, मशीनों को काम में लेने लगे हैं। तो यहां देखिए परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद हुई। कौन से इंजन के आविष्कार के बाद, भाप का जो इंजन था, जो जलवाष्प से चलने वाला इंजन। तो इस तरह से भाप के इंजन के आविष्कार के बाद परिवहन के क्षेत्र में भी क्या आ गई बच्चों, क्रांति आ गई। और आगे देखिए अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों
कार, ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। यानी कहने का मतलब है भाप के इंजन से मशीनें बनी और जैसे ही मशीनें बनने लगी तो विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और आज तो देखिए इतने तीव्र गति से चलने वाले यातायात के साधनों का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। ये सब किसकी देन है, औद्योगिक क्रांति की देन है। अर्थात ये जो भाप का इंजन है इसके बाद से परिवहन के साधनों में क्या आ गया, बदलाव, क्योंकि शुरुआत मानव से हुई और कहां पर आ गई, भाप के इंजन। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए सड़क परिवहन। तो आज के अध्याय के अंदर जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है, आज का जो बिंदु है वो कौन सा है, सड़क मार्ग को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और सड़क मार्ग में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की सड़कें, विभिन्न प्रकार के नेशनल हाईवे। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। तो आर्थिक दृष्टि का मतलब क्या है, लागत। देखिए छोटे छोटे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए रेल लाइनें नहीं बिछाई जाती है, छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए देखिए क्या बनाई जाती है, सड़क। और पेपर में भी पूछा जाता है, छोटे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए देखिए क्या बनाई जाती है, सड़कें बनाई जाती हैं। आगे देखिए, सड़कें दो प्रकार की बताई गई हमारी पाठ्य पुस्तक में, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें तो यदि हम बात करें, ये गांवों को जोड़ने वाले रास्ते होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कच्ची सड़कें। दूसरा आता है पक्की सड़कें। पक्की सड़कें देखिए जिलों को जोड़ने वाली, राज्यों को जोड़ने वाली, राजधानियों को जोड़ने वाली, बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए देखिए क्या बनाई जाती है, पक्की सड़कें बनाई जाती हैं। और ये पक्की सड़कें ही नेशनल हाईवे भी कहलाते हैं। यहां आप चित्र में आप देख रहे हैं डामर और कंक्रीट से बना हुआ देखिए एक सड़क मार्ग आपको दिखाया गया। ये कैसा है, पक्का है, और ये कैसा है, कच्चा मार्ग। तो इस तरह से देखिए पहले कच्चे मार्ग बनते हैं और बाद में उनको क्या बना दिया जाता है, पक्के मार्गों में बदल दिया जाता है। तो कितने प्रकार की सड़कें होती है, दो प्रकार की, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। और पक्की सड़कें देखिए किनको जोड़ती है, शहरों को जोड़ती है, और कच्ची सड़कें किसको जोड़ती हैं, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती हैं। इस तरह से देखिए आगे और देखते हैं, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है। तो देखिए पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, सड़कों की लंबाई कितनी बताई गई है, 150 लाख किलोमीटर, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका मतलब सीधा सा है, विश्व की सबसे ज्यादा सड़कें कहां पर देखने को मिलती हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलती है। पूरी दुनिया की कितने प्रतिशत है, 33%। और देखिए सर्वाधिक सड़क घनत्व, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, घनत्व, और सबसे अधिक वाहनों की संख्या यानी यातायात के साधनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो देखिए यहां सीधा सा एक सवाल और पूछा जाता है और बनता भी है कि विश्व में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कौन से महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में। दूसरा देखिए सबसे अधिक वाहनों की संख्या कहां पर मिलती है, सबसे अधिक वाहनों की संख्या कहां मिलती है, उत्तरी अमेरिका में। तो पेपर में घनत्व पूछा जाए, वाहनों की संख्या पूछी जाए, सड़कों की लंबाई पूछी जाए, तो इन सब का उत्तर क्या होगा, उत्तरी अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा सड़क घनत्व 33% देखिए दुनिया के यहां पर सड़क मार्ग पाए जाते हैं। और वाहनों की यदि बात की जाए तो सबसे अधिक पाए जाते हैं। आगे और देखते हैं, विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है। याद रखना इस चीज को भी, परीक्षा में पूछा जाए क्या विश्व में सड़कों का देखिए वितरण समान है या असमान, तो आपका उत्तर होगा असमान पाया जाता है। और असमान क्यों है, कहीं पर देखिए सड़कों की यदि हम घनत्व की बात करें अधिक है और कहीं पर सड़कों का घनत्व कम है। पूरे विश्व में क्या है, एक समान नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए सड़क महामार्ग, यानी पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े जो सड़क महामार्ग हैं उनको हम यहां पर पढ़ेंगे और देखेंगे। बच्चों देखिए मैं आपको सड़क महामार्गों के बारे में बताऊंगा
और उसके बाद उनको मानचित्र पर भी मैं प्रदर्शित करके दिखाऊंगा। इस तरह से हम इन मार्गों को एक एक करके पढ़ेंगे पूरी दुनिया में और सारे महाद्वीपों के अंदर कि कहां कहां कौन कौन से सड़क महामार्ग पाए जाते हैं। तो यहां हम बात किसकी करेंगे? महामार्गों की। और महामार्गों का अर्थ सीधा सा बच्चों क्या होता है कि जहां एक लाइनें नहीं, एक से अधिक अनेक लाइनें हो, 4 या 6 या 8 लाइनें बनी हुई होती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? महामार्ग कहा जाता है। आने के लिए अलग मार्ग होता है और जाने के लिए अलग मार्ग होता है। इसके अलावा देखिए बच्चों, इसके अंदर विभिन्न ब्रिज भी बनाए जाते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुल भी बनाए जाते हैं। रास्ते के अंदर विभिन्न प्रकार के अवरोध आते हैं, उनको भी हटाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक मार्ग आने वाला है तो एक मार्ग कैसा है? जाने वाला है। इस तरह से अलग अलग मार्ग होते हैं और बीच में एक ग्रीन पट्टी भी बनी हुई है। और उसके अलावा देखिए साइडों के अंदर भी बहुत सारे कच्चे मार्ग भी बने हुए हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और यहाँ लाइनें भी आप देख रहे हैं। और ये लाइनें देखिए, कई बार आपने रोड के ऊपर ये लाइनें देखी होंगी, इस तरह से कट वाली लाइनें और एक सीधी लाइनें। कट वाली जो लाइनें होती है, इसका मतलब होता है आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। अगर लाइन सीधी है, बीच में कोई कट नहीं है, इसका मतलब है कि आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो अब हम पढ़ेंगे विश्व के सड़क महामार्ग, देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, ये महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। कैसी सड़कें होंगी? ये पक्की सड़कें होंगी, कच्ची सड़कें नहीं होंगी। और देखिए आगे, इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो, यानी सीधा सा है अबाधित रूप से, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है तो उसमें से सुरंग निकाल दी जाती है। अगर रास्ते में कोई नदी आ जाती है तो उस पर पुल बना दिए जाते हैं। यदि कोई आबादी क्षेत्र आ जाता है, शहरी क्षेत्र आ जाता है, तो उसके बाईपास निकाल दिए जाते हैं। और यही मार्ग क्या कहलाते हैं? महामार्ग कहलाते हैं। और अब एक एक करके हम महामार्ग देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात की लेन, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। तो कितनी मीटर चौड़ी सड़कें बताई गई हैं? कम से कम 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। और इन्हीं सड़कों पर क्या क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग लेन मिलेंगी इनकी, दूसरा पुल भी मिलेंगे यहाँ, और फ्लाईओवर जिसे हम कह देते हैं ब्रिज यानी पुल भी देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा देखिए, दोहरे वाहन मार्गों से युक्त कम से कम 2 मार्ग तो होंगे ही होंगे यहाँ पर। आगे देखिए, अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए, ये पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों, याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा महामार्गों का घनत्व कहां पाया जाता है? अमेरिका। और अमेरिका का मतलब देखिए सीधा सा होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश होता है? इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे क्या कहा जाता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर क्या पाया जाता है? महामार्गों का घनत्व उच्च पाया जाता है, यानी सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? सर्वाधिक, सर्वाधिक घनत्व किस देश में पाया जाता है महामार्गों का? यूएसए के अंदर। और कितना है? 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए कितना उच्च घनत्व है यहाँ पर। आगे देखते हैं, प्रत्येक स्थान महामार्गों से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सीधा सा है, देखिए महामार्गों से कितने दूरी पर स्थित होते हैं? 20 किलोमीटर की दूरी पर। और महामार्गों में यदि हम बात करें, उनकी चौड़ाई कम से कम कितनी होती है? 80 मीटर चौड़े होते हैं। और ये क्या है? विश्व के महामार्गों की विशेषताएं हैं। और अब देखिए, हम एक एक करके क्या देखेंगे? विश्व के प्रमुख महामार्ग। सबसे पहले देखिए, जो हम महामार्ग देखेंगे वो देखेंगे उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका, कौन से महाद्वीप के देखेंगे हम? उत्तरी अमेरिका के अंदर। और उत्तरी अमेरिका के अंदर देखिए 2 महामार्ग हैं।
एक तो देखिए कनाडा देश के अंदर है और एक कनाडा और यूएसए के अंतर्गत देखिए एक महामार्ग है। यहां पर इन महामार्गों को हम देखेंगे जो किसके रूप में, सड़कों के रूप में ये महामार्ग हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के कनाडा के अंदर ट्रांस कनाडियन महामार्ग। तो बच्चों याद रखना कि यहां पर जो ये महामार्ग की हम बात कर रहे हैं कौन सा है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस शब्द का देखिए हिंदी में अर्थ होता पार, अर्थात इसका अर्थ है पूरे कनाडा को आर पार रूप से देखिए जोड़ने वाला जो महामार्ग है उसी को कहा गया है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। और यह कनाडा का सबसे बड़ा महामार्ग है। और दूसरा महामार्ग की हम बात करेंगे अलास्का राजमार्ग। दोनों को हम देखें मानचित्र पर भी देखेंगे, पहले इनकी विशेषता देख लेते हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। तो सीधा सा है, कनाडा के दो राज्य हैं, एक उसके पूर्वी तट पर और एक उसके पश्चिमी तट पर। पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर दो राज्य हैं, एक तो ब्रिटिश कोलंबिया और दूसरा कौन सा, न्यूफाउंडलैंड। इन दोनों राज्यों के अंदर दो शहर हैं, एक शहर का नाम है वैंकूवर और दूसरे का नाम है सेंट जॉन, इसको जोड़ता है। तो देखिए हम यहां पर चित्र में देख लेते हैं, इसके अंदर यह कनाडा का मानचित्र है। अब देखिए कनाडा का मानचित्र को यदि हम देखें सही ढंग से बच्चों, तो देखिए उत्तरी भाग में बहुत सारे द्वीप समूह हैं जिन्हें कहा जाता है कनाडियन द्वीप समूह। उसके बाद देखिए इसके दक्षिण के अंदर यदि हम देखते हैं तो यहाँ एक देश पाया जाता है जिसका नाम है यूएसए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर देखते हैं इसका पूर्वी तटीय क्षेत्र, और पूर्वी जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर देखिए एक पाया जाता है महासागर, और ये जो पूर्वी जो भाग है इसके अंदर जो महासागर है जिसका नाम है अंध महासागर। इसी तरह से देखिए इसके पश्चिमी भाग के अंदर एक महासागर पाया जाता है जिसका नाम है प्रशांत महासागर सागर, और ये इसका कहलाता है पश्चिमी भाग। अर्थात कनाडा विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, और यदि इसकी हम बात करें इसके अंदर बीच के अंदर देखिए खाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। इस तरह से देखिए यहाँ पर एक ट्रांस महामार्ग पाया जाता है कनाडा के बीचों बीच, अर्थात हम ये कहें कनाडा जो देश है इसको आर पार जोड़ने वाला एक महामार्ग, और उस महामार्ग को कहा जाता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस महामार्ग उन्हें कहा जाता है, वो महामार्ग होते हैं जो किसी देश या किसी महाद्वीप को आर पार देखिए उसको क्रॉस करते हैं। ऐसे देखिए महामार्गों को कहा जाता है ट्रांस महामार्ग, जो कनाडा देश से होकर गुजरता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। इस महामार्ग को यदि हम देखें पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों भागों को जोड़ता है। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्रांस कनाडियन महामार्ग कनाडा के कौन से भाग से होकर गुजरता है, दक्षिणी भाग से होकर गुजरता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर इस महामार्ग को हम देखते हैं। कनाडा का एक राज्य है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में एक शहर है जिसका नाम है वैंकूवर, और वैंकूवर से देखिए यह महामार्ग शुरू हो जाता है, या हम कह दें देखिए इसके पश्चिमी भाग से यह शुरू होता है, और उसके बाद देखिए इसके कई राज्यों से होकर गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ जाता है, यानी पूर्व की ओर। उसके बाद देखिए इसमें छोटी बड़ी कई झीलें आती हैं। इनमें से एक झीलों का समूह आता है जिसे कहा जाता है ग्रेट लेक्स या फिंगर लेक्स, क्योंकि ये 5 हैं। उसी तरह से देखिए इसे हिंदी में कहा जाता है महान झीलें। क्या कहा जाता है इसे, महान झीलें। और महान झीलों के अंदर देखिए जो सबसे बड़ी जो झील दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसका नाम है सुपीरियर झील, अर्थात विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की जो झील है उसका नाम है सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील के तटीय क्षेत्र से होता हुआ देखिए यह महामार्ग आगे की ओर चला जाता है। यहाँ एक नदी आती है जो यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। अब इस रिवर के किनारे बहुत सारे देखिए कनाडा के शहर भी स्थित हैं, जैसे हम यहाँ पर देखें, और इसी महामार्ग के ऊपर भी देखिए स्थित हैं जिनका नाम है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी। और उसके बाद ये महामार्ग आगे की ओर चला जाता है, अर्थात इसके पूर्वी भाग में जाने पर देखिए यहाँ एक द्वीप पाया जाता है कनाडा का जिसका नाम है
न्यूफाउंडलैंड द्वीप, जो कनाडा का एक राज्य भी है। इसी न्यूफाउंडलैंड द्वीप यानी जो राज्य है, इस राज्य के बात करें, यहां पर एक शहर स्थित है जिसका नाम सेंट जॉन नगर। तो सेंट जॉन नगर को देखिए, वैंकूवर से जोड़ने वाला जो महामार्ग है उसी को कहा जाता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर कनाडा को आर पार जोड़ने वाला एक महामार्ग, ट्रांस कनाडियन महामार्ग। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है शहरों के नाम, तो पूर्वी तट पर तो सेंट जॉन नगर, और पश्चिमी तट पर यदि हम देखें यहां पर इसका नाम है वैंकूवर, और राज्य का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, और इधर यदि राज्य पूछा जाता है तो न्यूफाउंडलैंड। इस तरह से देखिए ये कौन से देश का है, कनाडा। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम, कनाडा देश की बात कर रहे हैं। और कनाडा के अंदर ही देखिए यह महामार्ग स्थित है, जो इसके दक्षिणी भाग। दूसरी आप देखिए लाल कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये दूसरा महामार्ग है। तो हम यहां पर देखिए एक ही महामार्ग को पढ़ रहे हैं, बीच बीच में दोनों महामार्गों को मिलाया भी गया है। अब हम पढ़ते हैं इसी महाद्वीप का दूसरा मार्ग जो यूएसए और कनाडा के बीच में है, जिसका नाम है अलास्का राजमार्ग। नाम क्या है, अलास्का। अब उसके बाद देखिए कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है, दो जगहों को जोड़ता है। एक का नाम तो एडमंटन, ये तो कहां पर है, कनाडा में, और एंकारेज कहां पर है, अलास्का के अंदर। अब देखिए एक बात आती है, अलास्का क्या है। अलास्का की यदि हम बात करें, ये यूएसए का एक राज्य है। किसका एक राज्य है, यूएसए का एक राज्य, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य, और जिसका नाम क्या है, अलास्का। यहां पर दिखाया गया है मानचित्र के अंदर, ये वाला यदि पार्ट देखें उत्तरी अमेरिका का, इस वाले पार्ट का नाम है अलास्का। कौन से देश का पार्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका, या हम कहते हैं यूएसए। और दूसरा ये जो येलो कलर में दिखाया गया है, और इसका नाम है देखिए कनाडा। कौन सा देश है, कनाडा। तो दो देश हो गए, एक कनाडा और दूसरा कौन सा, यूएसए। यूएसए का राज्य कौन सा है, अलास्का। अलास्का में देखिए एक जगह है जिसका नाम है एंकारेज। कौन सी जगह है यहां पर, एंकारेज। यहां से देखिए ये मार्ग चलता है और ये किस में आ जाता है, कनाडा के अंदर होते हुए देखिए आगे की ओर। और यहां कनाडा में एक शहर है जिसका नाम क्या है, एडमंटन शहर। तो एडमंटन को एंकारेज से जोड़ने वाला अलास्का हाईवे, इसी का नाम है अलास्का राजमार्ग। क्या कहा गया इसको, अलास्का राजमार्ग। ये दोनों कहां के हैं, उत्तरी अमेरिका। दोनों जगहों के नाम याद रखना, एक तो कनाडा में था और दूसरा यूएसए और कनाडा के बीच में यूएसए का राज्य अलास्का। अब आगे देखते हैं, और अगले देखिए अपने इसी के अंदर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका, ये वाला पार्ट यदि हम देखें इसे कहा जाता है उत्तरी अमेरिका। बच्चों आपने देखा होगा विश्व का महाद्वीप, और महाद्वीपों के अंदर आपने देखिए एक नाम सुना होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और एक नाम सुना होगा दक्षिणी अमेरिका। नीचे वाले पार्ट का नाम है दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला ये बीच का भाग, ये कहलाता है सेंट्रल अमेरिका, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका। इस तरह से देखिए उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एक ऐसा महामार्ग भी बनाया जा रहा है जो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ेगा। निर्माणाधीन है और उसे नाम दिया जाएगा पान अमेरिकन महामार्ग। क्या कहा जाएगा इस मार्ग को, पान अमेरिकन महामार्ग। यहां देखिए अलास्का से शुरू होगा, ये कहां से शुरू होगा, अलास्का से शुरू होगा, और यहां आप देखेंगे नीचे चिली और अर्जेंटीना, यहां तक देखिए इस महामार्ग का निर्माण जो लाल रंग से आपको दिखाया गया इसके अंदर, तो ये देखिए एक महामार्ग बनेगा और ये महामार्ग कहलाएगा पान अमेरिकन महामार्ग। कैसा है ये, निर्माणाधीन है अभी, क्योंकि इस मार्ग को जब पूर्णतः देखिए बना दिया जाएगा, बन जाएगा, तो देखिए पूरा अमेरिका एक हो जाएगा।
आगे चलते हैं, देखिए निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है। निर्माणाधीन तो है लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका क्या है, बन चुका है। आगे देखिए इसके द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका में तो 2 ही देश हैं जो बड़े हैं, ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए। उसके बाद मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश आता है मैक्सिको। और उसके बाद यदि हम बात करें दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश आता है जो महत्वपूर्ण देश है, जिसका नाम क्या है, ब्राजील। और नीचे दक्षिण में यदि यहां हम देखें तो एक तरफ तो चिली है और दूसरा कौन सा है, अर्जेंटीना है। तो ये सारे देश आपस में जुड़ जाएंगे। अब एग्जाम की दृष्टि से यदि परीक्षा में पूछा जाए आप लोगों से कि ऐसा कौन सा देखिए महामार्ग होगा या ऐसा कौन सा महामार्ग जिसका निर्माण हो रहा है जो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ेगा, और उसका नाम क्या होगा, पान अमेरिकन महामार्ग। इस तरह से देखिए आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में और महामार्गों को देखते हैं। अब चलते हैं कौन से महाद्वीप की शहर पर, यूरोप। और यूरोप के अंदर देखिए हम सड़क महामार्ग देखेंगे। यूरोप में कौन कौन से सड़क महामार्ग है। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है। तो सीधा सा है, यूरोप में देखिए वाहनों की संख्या कैसी है, काफी विशाल है। और महामार्ग कैसे पाए जाते हैं, यहां पर देखिए सुविकसित है, अच्छे से देखिए उनके जाल बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है जिसकी धुरी मॉस्को है। अब देखिए एग्जाम में पूछा जाए कि रूस में सर्वाधिक महामार्गों का जाल कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में। तो कौन से भाग में बताया गया है, इसके पश्चिमी भाग में। और पश्चिमी भाग में एक पर्वत भी है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत के कहां पर पाया जाता है, पश्चिम में। और पश्चिम में देखिए रूस की राजधानी जिसका नाम क्या है, मॉस्को। और मॉस्को के आसपास परिवहन का क्या पाया जाता है, बहुत ही अच्छा जाल पाया जाता है, या कह दें हम सड़कों का सघन जाल है। और जिसे मैं चित्र में भी आप लोगों को दिखाऊंगा और मानचित्र में इन चीजों को हम देखेंगे भी। तो देखिए हम आगे पढ़ते हैं। यहां का सबसे बड़ा जो महामार्ग है मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग। यदि परीक्षा में पूछा जाए रूस के महामार्ग का नाम क्या है, रूस के यदि महामार्ग की बात करें तो वो महामार्ग है मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक। एक महामार्ग है जो पूरे रूस को क्रॉस करता हुआ देखिए यह महामार्ग बनाया गया है। पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है, यानी पश्चिम में तो मॉस्को है और पूर्व में कौन है, व्लादिवोस्टोक। और व्लादिवोस्टोक देखिए पूर्व में स्थित प्रदेश की क्या कर रहा है, सेवा करता है, क्योंकि माल कहां से आता है, मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने क्या पाए जाते हैं, रेल मार्ग। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि रूस के अंदर सड़क मार्ग की अपेक्षा रेल मार्ग ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण, और दूसरा है उसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण रेल मार्ग ज्यादा क्या है, यहां पर उसकी सहायता करने वाले, ज्यादा सेवा देने वाले सड़क मार्गों की तुलना में। अब देखिए हम इस महामार्ग को देखते हैं मॉस्को। यहां आप देख रहे हो ये जो ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है कौन से देश का मानचित्र है, रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जिसका नाम क्या है, रूस। और रूस की राजधानी देखिए यहां पर यदि हम देखें इस वाले पार्ट में, और इसका नाम है मॉस्को, जो मस्कोवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, मस्कोवा नदी के किनारे स्थित मॉस्को शहर। यहां देखिए अनेक सड़कों का जाल देखिए दिखाया गया है येलो कलर से।
इसीलिए मास्को को रूस के सड़क मार्गों की धुरी कहा गया। और ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज एरिया है जो किससे जुड़ा हुआ है, सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। मास्को से देखिए हम एक सड़क मार्ग की बात कर रहे हैं जिसे कहा जाता है मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग। और ये महामार्ग देखिए यहां से होता हुआ जो मैं यहां बना रहा हूं इस तरह से साइबेरिया के दक्षिण से होता हुआ देखिए एक झील आती है जिसका नाम है बैकाल झील। ये जो लाइन देख रहे हो कौन सी झील है, बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम क्या है, बैकाल। कहां पर है, रूस के साइबेरिया के अंदर। और इस झील से होता हुआ ये देखिए महामार्ग आगे की ओर जाता है। और यहां पूर्वी क्षेत्र में देखिए इस वाले जो प्रदेश के अंदर यहां यदि हम देखें तो यहां एक शहर है इसके पूर्वी तट के ऊपर और जिसका नाम क्या है, व्लादिवोस्टोक। कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में है, देखिए पूर्वी भाग। और यदि यहां बात करें तो यह कौन सा भाग है इसका, पश्चिमी भाग। पश्चिम में मास्को, पूर्व में व्लादिवोस्टोक। और ये देखिए एक सड़क मार्ग बनाया गया। इसका सड़क मार्ग का उपयोग कम होता है। यहां पर एक रेल मार्ग भी है, वो काफी महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्गों में से एक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सड़क महामार्गों की बात। एग्जाम में पूछा जाता है रूस का सबसे बड़ा महामार्ग का नाम क्या है, मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग, जो पूर्व और पश्चिम को क्या करता है, जोड़ता है, यानी पूरे रूस के क्षेत्र को। आप देख रहे होंगे बच्चों इस क्षेत्र में महामार्ग क्यों नहीं, ऊपर वाले क्षेत्र, ये देखिए साइबेरिया का बर्फ से आच्छादित क्षेत्र होता है। जैसे ही शीत ऋतु आती है तो उस पूरे प्रदेश में क्या जमा हो जाती है, बर्फ जमा हो जाती है। इसलिए मानव के अनुकूल नहीं है यहाँ की जलवायु, इसलिए मानव यहाँ पर रहता नहीं है। कुछ जनजातियां जरूर रहती हैं इन क्षेत्रों के अंदर, यानी सर्वाधिक यदि रूस के अंदर लोग रहते हैं तो कहां रहते हैं, मास्को वाले क्षेत्र के आसपास या इसके दक्षिणी भाग के अंदर देखिए यहां पर लोग रहते हैं। इस तरह से ये एक महामार्ग था यहाँ का रूस का, जिसका नाम क्या है, मास्को व्लादिवोस्टोक। अब देखिए यहाँ की यदि आप बात करें एक पर्वतमाला जिसका नाम बताया गया यूराल पर्वत। यहाँ एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम क्या है, यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। और ये यूराल जो पर्वत है ये देखिए इसका पूर्वी भाग और इसका ये कौन सा है, पश्चिमी भाग। अब आगे पढ़ते हैं और देखिए अगले महाद्वीप पर चलते, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप का एक देश आता है जिसका नाम क्या है, चीन। तो कौन से महाद्वीप पर आते हैं हम, एशिया। और एशिया महाद्वीप के अंदर देखिए एक देश है जिसका नाम क्या है, चीन। अब चीन के महामार्ग देखेंगे हम यहाँ पर। और यदि टेक्नोलॉजी और राजमार्गों की यदि हम बात करें तो चाइना का मुकाबला नहीं है, क्योंकि इन्होंने दुर्गम से दुर्गम स्थानों को भी देखिए सड़क मार्गों से तो लगभग जोड़ दिया है, चाहे तिब्बत का पठार ही क्यों न हो या हम कहें चाहे तारिम बेसिन ही क्यों न हो। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है क्रिस क्रॉस मार्ग कौन से देश की विशेषता है, चाइना की। इसका मतलब ये है इस तरह से, यानी आपस में क्या होते हैं, क्रॉस करते हैं, किसकी तरह, क्रिस क्रॉस, आपस में क्रॉस करते हुए होते हैं। इन्हें कहा जाता है चाइना के महामार्गों की सबसे बड़ी विशेषता। आगे देखिए उदाहरण कुछ मार्गों के दिए हैं अपनी पुस्तक के अंदर। ये सांसो, और सांसो जो शहर कहां पर है, वियतनाम सीमा के समीप। दूसरा शहर देखिए यहां का संघाई, मध्य चीन। और उसके बाद ग्वांगजाओ जो कहां पर है, इसके दक्षिणी भाग में। और इसकी राजधानी जिसका नाम क्या है, बीजिंग। उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। तो यहाँ के जो शहर हैं, चाहे सांसो हो, संघाई हो, उसके अलावा बीजिंग हो, इन सबको आपस में जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, महामार्गों से जोड़ा गया है। अब मैं आपको एक महामार्ग का देखिए चित्र दिखाऊंगा इसके अंदर, जो तिब्बत के पठार के ऊपर देखिए जिसका निर्माण किया गया है, जहां लगता था कि यहां महामार्ग बन ही नहीं सकते, बिल्कुल असंभव को क्या बनाया इन्होंने, संभव बनाया। और यहां देखिए नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र के अंदर। और यहां एक जगह है चेंगडू,
और दूसरी देखिए जो तिब्बत की राजधानी है जिसका नाम क्या है, लहासा। तो चेंगडू से लहासा तक एक नवीन मार्ग बनाया गया, पूरा पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में, पर्वत एवं पठार पर देखिए ये मार्ग बनाया गया है, जिसका एक चित्र भी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इस चित्र में आप देखेंगे महामार्ग देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होकर गुजर रहा है, और इसी से यह साबित हो जाता है कि चाइना ने अपने दुर्गम से दुर्गम स्थान, चाहे वो पर्वतीय हो या पठारी क्षेत्र हो, सभी जगह महामार्गों का निर्माण कर दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र को महामार्गों से जोड़ा है, न कि कच्ची और छोटी छोटी सड़कों से जोड़ा है। और अब उसकी योजना है कि रेल मार्गों का भी निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक बड़े बड़े शहरों को रेल मार्ग और सड़क महामार्गों द्वारा जोड़ा जाएगा। अब आगे चलते हैं और आगे देखिए भारत, एशिया का दूसरा देश कौन सा आता है, भारत। तो भारत के महामार्गों की हम बात करते हैं। भारत के महामार्ग, और भारत के महामार्गों में देखिए भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, शहर और नगरों को आपस में जोड़ने के लिए भारत में क्या बनाए, कुछ महामार्ग बनाए गए हैं। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं अपने यहां पर। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो वाराणसी, कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश में है भाई, कहां पर है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश को कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु के अंदर देखिए, से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। कौन कौन से राज्यों के अंदर है, देखिए यहां पर यदि हम बात करें, एक तो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, और दूसरा देखिए दक्षिण के अंदर आता है जिसका नाम है तमिलनाडु। इस तरह से दो यहां पर हम देख रहे हैं, राज्य उत्तर प्रदेश और उसका शहर है वाराणसी, और यहाँ का तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। और ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। NH नंबर कौन सा है, 7 परीक्षा में पूछा जाए। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, अब इन राजमार्गों का नए नाम जारी कर दिए गए, यानी नए नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो आप उन नए नंबरों को भी देखिए, जानिए, और उसके अनुसार यदि हम देखें तो सबसे लंबा मार्ग अब कौन सा होगा। बात करते हैं, देखिए भारत के अंदर एक योजना जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, महामार्गों को निर्माण किया गया है और बड़े बड़े 4 महानगरों को जोड़ने की योजना, जिसमें एक आकृति बनती है चतुर्भुज की आकृति, और उसे ही कहा गया स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा दूरत मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद को जोड़ा गया है। प्रमुख रूप से तो देखिए इसमें जो जोड़ा गया था 4 ही थे अपने इसके अंदर, जो देखिए महानगर थे। एक महानगर तो था इसमें जिसका नाम है दिल्ली, भारत के मानचित्र में देखिए। दूसरा आता है देखिए यहां पर जिसका नाम है मुंबई, और तीसरा महानगर देखिए यहां पर आता है जिसका नाम है चेन्नई, और चौथा महानगर आता है देखिए यहां पर कोलकाता। इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया है देखिए सड़कों के द्वारा, और ये ही हमारे कहलाते स्वर्णिम चतुर्भुज। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और ये आपस में जुड़े हुए हैं मार्गों द्वारा। और कैसे मार्ग हैं, महामार्ग हैं, कई लाइनें हैं, 4 से 6 लाइनों के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया है, और इसी योजना को कहा गया स्वर्णिम चतुर्भुज। परीक्षा में पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से महानगरों को जोड़ा गया। भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। इसके अलावा एक ब्लू लाइन और देख रहे होंगे आप, भारत के अंदर देखिए कुछ कॉरिडोर बनाए गए हैं। एक कॉरिडोर तो बनाया गया उत्तर से दक्षिण, नीचे कन्याकुमारी और ऊपर श्रीनगर, श्रीनगर से कन्याकुमारी देखिए एक कॉरिडोर बनाया गया है। और श्रीनगर की बात करें तो यह भारत का एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी यूटी, और जम्मू एंड कश्मीर। और नीचे तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर यदि हम देखें तो एक जिला है उसका कन्याकुमारी, वहाँ तक
एक कॉरिडोर बनाया गया पूर्व से पश्चिम के रूप में। देखिए ये कॉरिडोर, ये गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और असम के सिलचर तक जाता है। तो ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ये उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर, और इसे कहा जाता है कॉरिडोर योजना। कॉरिडोर को हिंदी में कई बार गलियारा भी कहा जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। और दूसरी योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा को ऐसा कौन सा शहर है जहां दोनों गलियारे आकर मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम क्या है? झांसी। झांसी में आकर देखिए दोनों गलियारे आपस में मिलते हैं। 4 महानगरों की योजना स्वर्णिम चतुर्भुज, और दूसरी बाकी योजना कौन सी है? गलियारे की योजना। अब आगे चलते हैं और देखिए, अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप के महामार्गों की बात करते हैं। देखिए अफ्रीका एक अविकसित महाद्वीप है, या जिसे हम कहते हैं अल्प विकसित महाद्वीप है। यहाँ देखिए रेल और सड़क परिवहन का इतना विकास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये विकास कर रहे हैं। अफ्रीका में एक महामार्ग जो उत्तरी अफ्रीका को दक्षिणी अफ्रीका के देशों से जोड़ता है, जिसे कैरो केपटाउन महामार्ग कहा जाता है। अफ्रीका का एक ही महत्वपूर्ण महामार्ग है और उसका नाम है कैरो केपटाउन। अब देखिए कैरो जो शहर है ये कहां पर है? मिस्र। कहां पर है ये? मिस्र। और इस मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। और इसकी जो राजधानी, जिसे हम कहते थे काहिरा, और अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? कैरो। यहां आप देखिए ये जो शहर है जिसका नाम क्या है? कैरो। कैरो से एक महामार्ग का निर्माण हो रहा है, और कहां तक? नीचे। और नीचे जो देश पाया जाता है, सबसे लास्ट में जो देश है उसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका। क्या नाम है देश का? दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर देखिए एक प्रायद्वीप है, उस प्रायद्वीप का नाम है केप टाउन। तो सीधा से है यहां पर केप टाउन से देखिए एक महामार्ग का निर्माण हो रहा है जो विभिन्न अफ्रीका के देशों से होकर जाता है, और कहां तक जाता है? मिस्र तक। अब यहां पर यदि हम देखें जो बड़े बड़े जो देश हैं यहां पर, वो सारे देश कौन से? पूर्व के देशों को जोड़ता है, न कि पश्चिम को देशों से जोड़ता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा कैरो केप टाउन महामार्ग। एग्जाम में पूछा जाता है कैरो केप टाउन महामार्ग का संबंध किस महाद्वीप से है? महाद्वीप की बात करें तो कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से इसका संबंध है। इसका पूर्णतः निर्माण अभी नहीं हुआ, बीच में कई जगह देखिए इसमें अवरोध हैं और ये निर्माणाधीन है, और जैसे ये चालू हो जाएगा तो पूरे महाद्वीप को जोड़ेगा। और महाद्वीप के कौन से भाग से होकर गुजरेगा? ये पूर्वी भाग। कौन से भाग की बात कर रहे हैं? पूर्वी भाग से होकर गुजरेगा ये। इस तरह से ये अफ्रीका महाद्वीप का महामार्ग है। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ विभिन्न प्रकार की सड़कों की और बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आता है सीमावर्ती सड़कें, और सीमावर्ती सड़कें देखिए बॉर्डर को जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं। अर्थात इसका जो सीधा संबंध होता है सीमावर्ती सड़कों का, देखिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से ये सड़कें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। भारत में इन सड़कों का जो निर्माण किया जाता है BRO द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सड़कें, चाहे हमारे पर्वतीय क्षेत्र हों चाहे हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र हों, ऐसी जो सड़कें जो बनाई गई हैं वो सड़कें क्या कहलाते हैं? सीमावर्ती सड़कें। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए इन सड़कों के निर्माण के 2 ही उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो देखिए बड़े बड़े नगरों से जोड़ना जो सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग रहते हैं। दूसरा देखिए प्रतिरक्षा, यानी सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सड़कें क्या हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ देखिए एक सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये भारत के लद्दाख क्षेत्र के अंदर है, जो एक सीमावर्ती सड़क का जो आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है। ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, और इस पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें बनाना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो रास्ते हैं कैसे दुर्गम हैं। आगे देखते हैं, देखिए इसमें प्राय सभी देशों में
गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती हैं या ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाता है। बॉर्डर एरिया में रहने वाले गांव और वहां जो सैनिक शिविर होते हैं उन तक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए ये कौन सी सड़कें थी, सीमावर्ती सड़कें। इस तरह से देखिए आज का जो हमारा अध्याय था कौन सा, 8वां, और 8वें अध्याय के अंदर हम पढ़ रहे थे परिवहन मार्ग। और परिवहन मार्गों में आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है सड़क मार्ग। और सड़क मार्ग में भी हमने देखा कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, और पूरे विश्व में इनका घनत्व भी देखा और परिवहन के साधनों को भी देखा कि सड़कें सबसे ज़्यादा कौन से महाद्वीप में हैं। उसके बाद हमने अंत में देखे विश्व के प्रमुख महामार्ग, अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाने वाले अलग अलग महामार्ग। तो बच्चों आप लोग भी इसका बहुत अच्छे से अभ्यास करना। आपके पास जो मानचित्रावली हो जिसे हम कहते हैं एटलस, उसके अंदर भी इन महामार्गों को ढूंढना और उन्हें अंडरलाइन करना और अच्छे से उनका क्या करना, अभ्यास भी करना। इसके बाद देखिए अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा रेल मार्ग, और हम पढ़ेंगे उस वीडियो के अंदर विश्व के विभिन्न रेल मार्गों के बारे में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।